हेलो वेलकम बैक बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबका इस सीरीज में। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए हमने फिजिक्स की सीरीज चला रखी है बच्चों, जैसे कि आपको पता है। एंड हम ऑलमोस्ट लास्ट में पहुंच चुके हैं, एकदम लास्ट में बच्चों, है ना। तो जितने भी चैप्टर, जितने भी टॉपिक्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे अपने बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स को बेस्ट करने के लिए, एक बेस्ट स्कोर लाने के लिए। अब पेपर चाहे कितना भी डिफिकल्ट आएगा, आप फिजिक्स को हैंडल करके आएंगे। अंडरस्टूड। तो जितने भी डेरिवेशन वाले पार्ट थे और डेरिवेशन से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां से एक्सट्रैक्ट करके बनाए जाते हैं, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे अगर शिद्दत के साथ आपने इस पूरी सीरीज को बढ़िया से नोट्स बना के अच्छे से डेरिवेशन को समझा होगा। जितने भी चीजें मैंने डिस्कस करी है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिना उनको सॉल्व किए इस सीरीज के थ्रू ही सॉल्व हो जाएंगे, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और जितने भी फॉर्मूले यहां पे हमने डिस्कस किए होंगे डेरिवेशन के थ्रू, या फिर जो मैंने आपको हिंट दिए होंगे, बताए होंगे, उनके थ्रू जब मैं न्यूमेरिकल अभी सॉल्व कराऊंगा तो न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर लोगे बच्चों, ठीक है। सो होप सो गाइज, आप ऑब्वियसली अपने दम पे, अपने तरीके से एक ये सोच के कि हाँ यार मुझे अपना फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे मुझे डर लगता था, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना घर पे भी प्रैक्टिस जारी रखेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, दैट्स इट, फिर आप उसको भूल गए, आप रिवाइज करना भूल गए। रिवाइज करना सबसे बड़ी पावर है, वो आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाला है। एंड दिस इज द सीरीज जो आपको सब कुछ सिखाएगी इन एक्चुअल वे, कि आप गलती ना करो और बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, ये सब कुछ, राइट। एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी गाइस, है ना। सेमीकंडक्टर की मैं यहां बात करने वाला हूं। हालांकि इसमें कोई डेरिवेशन नहीं होता है, बट चूंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हर साल जरूर आती हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगा कि नहीं, ये हर साल आता है तो मुझे इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, वरना इसमें डेरिवेशन वाले पार्ट मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। जो मैं छोड़ूंगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। आता तो है डेली, मतलब डेली बोल रहा हूं, हर साल आता तो है, एक या दो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आता है, बट वो आप अपने दम पे रिवाइज करके जाओगे ना तो भी सॉल्व कर लोगे, तो कोई बड़ी इतना बड़ा इशू में आपको आने वाला नहीं है। और दूसरा टोटली थियोरेटिकल जो चैप्टर मैंने छोड़ा है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, सो उसको बस आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो पढ़ लेना, मैक्सवेल इक्वेशन जरूर पढ़ लेना, वो सब याद ही करना है आपने। देखो वो सब कुछ याद करना है, तो वो आप रिवाइज करके जाएंगे, उससे क्वेश्चन जरूर आएंगे 101%। 1 to 2 क्वेश्चन का टारगेट होता है, दो नहीं आएंगे तो 1 तो जरूर आएगा, ठीक है। सो वो आप अपने अकॉर्डिंगली सब कुछ रिवाइज करके जाएंगे, है ना। जो डिफिकल्ट वाले थे, जिसमें डेरिवेशन थे, जहां तकलीफ में आते थे, वो सब मैंने डिस्कस कर लिया है। और आज सेमीकंडक्टर के वो पार्ट्स में डिस्कस कर रहा हूं जो 100% पूछे जाएंगे। और हालांकि थ्योरेटिकली है, बस अगर देखा जाए तो जब मैं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूंगा, फुल वेव आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, है ना। यस, तो उसकी मैं बात करूंगा, तो और बेस्ट तरीके से आप उसको कैसे लिख के आएंगे, डायग्राम एंड ऑल सब कुछ रिगार्डिंग टू दिस, वो मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूं। तो बच्चों ऑलमोस्ट मेरी तरफ से ये सीरीज कंप्लीट है, इसका बेस्ट रिवीजन आप कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में फिजिक्स को बेस्ट बनाने के लिए। ओके, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स के करूंगा ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने आपको बोल रखा है, वो न्यूमेरिकल के लिए आप तैयार रहे। मतलब देखो, मैं एक चीज आपको बता दूं, फिजिक्स का पेपर ना थ्योरी की वजह से डिफिकल्ट नहीं होता, न्यूमेरिकल की वजह से डिफिकल्ट होता है। अगर आपके एग्जाम में थोड़ा सा भी न्यूमेरिकल की परसेंटेज उन्होंने बढ़ा दी, फिर आप फंस सकते हो। इसलिए न्यूमेरिकल को भी बहुत शिद्दत के साथ बढ़िया तरीके से सीख लेना, पढ़ लेना, और आगे भी काम आएंगे यार, है ना। हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। आपको अगर ट्रिक तरीके पता चल गए कि हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो भाई क्या बुरा है ना। आपने नीट एंट्रेंस भी देना होगा, आपने जेईई मेंस एंट्रेंस भी देना होगा, तो आगे आगे काम आएगा ना। तो दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, कि वो जरूरी है। तो बच्चों चलो, बहुत सारी बातें हो गई है, एंड इस सीरीज का एंड करने से पहले इस चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आपको ये सिखाऊंगा कि जो मैंने पढ़ाया है और जो आज तक आपने पढ़ाया घर पे बैठ के, आज तक जो रिवीजन करा है, उसको आप बेस्ट प्रेजेंटेशन के साथ आप एग्जाम में कैसे लिख के आओगे, वो टेक्निक्स क्या होती हैं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। हाउ टू राइट योर आंसर्स वेरी इफेक्टिवली, मतलब एग्जामिनर की नजर जाए और वो प्यार कर बैठे, आपसे फिदा हो जाए, ऐसा कैसे लिखेंगे। और यही मैटर करता है बोर्ड एग्जाम में, आप मेरी बात समझ लो, राइट। आपका प्रेजेंटेशन इज सुपरली इंपॉर्टेंट होता है, आपकी नॉलेज के साथ जो आपको आता है उसको कितने बेस्ट तरीके से आप रिप्रेजेंट करके आ सकते हैं, है ना। ये नहीं कि आप रफली लिख के आ रहे हो फिर वो रफली मार्क्स दे रहा है। ये भी सीक्रेट होते हैं यार, कुछ लोगों को पता होते हैं, बेचारों कुछ को नहीं पता होते हैं। कुछ बच्चे बस लगता है कि मैं बहुत पढ़ के जाऊंगा, बहुत पढ़ के जाऊंगी, बहुत प्रैक्टिस और मैं लिख के आऊंगा अपने तरीके से, उनको लगता है हमने तो सब कुछ लिखा था, हमारे मार्क्स क्यों कम आए। भाई यही कारण होता है ना,
क्योंकि जो सामने वाला बैठा है, जो आपकी नोटबुक को, उसको आंसर शीट को चेक कर रहा होगा, तो वो क्या देख रहा है कि हाँ इसने सही तो लिखा है लेकिन यार थोड़ा सा रफ लिखा है, तो वो कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर काट लेता है। ये सीक्रेट आपको जरूर सिखाऊंगा, लिखना एंड ऑल। तो बच्चों पहला आज का डेरिवेशन, पहला आज का क्वेश्चन, कुछ भी मान सकते हो आप। उसने बोला एक्सप्लेन विद, और ये दो ही हैं और दो में 3-4 ऑलरेडी इसमें कंसिडर किए गए, 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, कैसा भी आ जाए। इन दो जो यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ इसमें डेरिवेशन भी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, थियोरिटिकल भी है, सब कुछ है इसमें, है ना। 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4, 5 जो भी होते हैं सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो इसी के थ्रू आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, है ना। इसलिए मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट करे, 2 डेरिवेशन टाइप सेलेक्ट करे। ओके, तो सबसे पहले उसने बोला एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन एंड बैरियर पोटेंशियल इन अ पीएन जंक्शन। याद आ गया होगा, डिप्लेशन रीजन, है ना, और बैरियर पोटेंशियल को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम इन अ पीएन जंक्शन। तो भाई आप सबको पता है, हाँ, डिप्लेशन लेयर बैरियर पोटेंशियल बना देंगे। तो भाई हमने सबसे पहले लिखना है, सबसे पहला पार्ट आई थिंक ये, दिस इज द पार्ट 1 एंड नेक्स्ट आएगा पार्ट 2। तो देखो पार्ट 1 का एक अलग कॉन्सेप्ट है, पार्ट 2 का एक अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों कवर हो जाएंगे। मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन चल रहे होंगे, मतलब ये मान के चलो दिस इज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, इसमें 2 हैं तो 2 आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो अलग अलग पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, समय बचेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सब कुछ हम पढ़ के भी जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बच्चों आपके पास है दैट इज डिप्लेशन, ओके, लेयर। डिप्लेशन लेयर हमने समझानी है और उसने बोला कि एक्सप्लेन कर दो भाई आप डिप्लेशन रीजन क्या होता है, ठीक है। तो एक ही बात है, यही बोल रहा है ना, यही बोल रहा है। और दूसरा क्या बोला उसने, डिप्लेशन रीजन एंड बैरियर पोटेंशियल। ओ दिस इज ओके, एंड बैरियर पोटेंशियल, फिर वो बात कर रहा है बैरियर पोटेंशियल की, ठीक है। दिस इज योर बैरियर पोटेंशियल, यस, इन 2 की बात करिए आई थिंक, ठीक है। तो उसने बोला कि सर डिप्लेशन लेयर है, आई मीन रीजन है, और बैरियर पोटेंशियल है, इनको पीएन जंक्शन में आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है सर, कर लेंगे। हमारा क्या जा रहा है, देखो बेस्ट तरीके से कैसे करेंगे, सबसे पहले एक पीएन जंक्शन बना लो, है ना, डायग्राम बना लो। तो बच्चों आप सबको पता है, अगर मैं एक पीएन जंक्शन की बात करूं, अगर आपको बोले भी हो कि व्हाट इज पीएन जंक्शन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, एक्सप्लेन कर रहे हैं अब हम, ये लिख दी हेडिंग, अब हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जो पीएन जंक्शन है और इसी को हम क्या बोलेंगे, पीएन जंक्शन, ठीक है, दैट इज डायोड, ओके। और इस पे न्यूमेरिकल भी आएगा ना, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, आई गारंटी। आप एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए, नीट के, जेईई मेंस के, व्हाटएवर आपके बोर्ड एग्जाम के, कैसा भी न्यूमेरिकल यू कैन सॉल्व, यस। सो पीएन जंक्शन और पीएन जंक्शन डायोड एक ही बात है। तो बच्चों हमें लिखना है कि जो पीएन जंक्शन नाम की ये जो चिड़िया है ना बॉस, इसको कैसे बनाया जाता है। तो हमें पता है इसमें 2 तरीके के सेमीकंडक्टर्स का यूज किया गया है, एक पी टाइप और एक एन टाइप, ऑब्वियसली। तो टू फॉर्म अ पीएन जंक्शन वी यूज पी टाइप, है ना, ये लिख लेना, थोड़ी सी लाइन जरूर लिख लेना क्योंकि थियोरेटिकल तो है। वी यूज पी टाइप एंड एन टाइप, ओके सर, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स गाइस, है ना, सेमीकंडक्टर्स, है ना। हमने यूज करना है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, एंड व्हेन बोथ आर ज्वाइंड टुगेदर द कॉम्बिनेशन, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई पंगा नहीं है ना। कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। तो ये लिखना है यार, देखो उसको नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या है, आता तो आपको है लेकिन आपने अच्छे से नहीं लिखेंगे तो उसको नहीं पता कि आपको आता था। तो जो लिखा है उसी पे मार्क्स मिलेंगे ना। तो आपने लिख दिया कि भाई हमारे पास पी टाइप और एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, जब उनको ज्वाइन करते हैं एक अच्छे तरीके से तो एक कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है, उसी को पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। तो हाउ इट लुक लाइक, तो इट लुक लाइक, देखो एक लेयर ले ली हमने बॉस, एक ये वाला पी टाइप ले लिया, दिस इज पी टाइप, ओके। और ये जो पी टाइप होगा इसको यहां पे ज्वाइन करेंगे दूसरे के साथ, एंड दैट इज योर एन टाइप, इसको बोलेंगे एन टाइप, अंडरस्टूड, यस। पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, आप सबको पता है, यानी मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स है। सर ये होल क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं उसको हमने होल बोला था सेमीकंडक्टर, आई मीन इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस चैप्टर्स में सेमीकंडक्टर के लिए
और एन साइड यानी एन टाइप, देखो ऐसे समझो, पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैरियर होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरियर होंगे, और उनको हम होल्स कहते हैं। तो भाई जी होल्स को हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है, ओके, ये होल्स हैं, लेट्स सी। इस वाली साइड में होल्स बहुत सारे हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, लेकिन बहुत कम होंगे। ई वाले जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं वो कम होंगे। तो ज्यादा जनसंख्या किसकी है? ज्यादा जनसंख्या है बॉस होल्स की है, राइट। और एन मतलब नेगेटिव, मतलब इधर आपके इलेक्ट्रॉन्स की जनसंख्या यानी ज्यादा नंबर्स होगा। ओ यस, और उनके बीच में थोड़े बहुते तो होंगे भाई, थोड़े बहुते तो होल्स होंगे। जैसे बड़ी गुंडों की सेना में एक अच्छा बंदा भी बैठा होता है, फिल्मों में नहीं होता है, राइट। और बहुत अच्छे बंदों की सेना में एक कहीं से एक बंदा छुप के आ गया और उसमें शामिल हो गया उनके राज पता करने के लिए, तो एक गुंडा छिप के बैठा है। तो बिल्कुल बिल्कुल वैसे कि बहुत बंदे एक जैसे हैं, उनके अपोजिट कोई एक बंदा उनके बीच में टहल रहा था, उनकी इंफॉर्मेशन ले रहा था, फिर जाके वो अपनी वहां पे कंट्री में जाके फिर उनकी सारी इंफॉर्मेशन को एक्सपोज कर देता है। बिल्कुल वैसे ही समझो ना भाई। तो ये होल्स हैं और इनके अंदर थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे भाई, थोड़े से नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होंगे। अब ये पी साइड, ये एन साइड, जैसे ही आपने इसको ज्वाइन किया यहां पे इन दोनों को, पी टाइप का एन टाइप को, इसी को नाम दिया जाता है जंक्शन। ओह ग्रेट। तो बच्चों ये नाम हो जाता है आपका जंक्शन, और इसी को आप कह सकते हो पीएन जंक्शन, ठीक है। इसी को हम कह सकते हैं दैट इज पीएन जंक्शन। ये इनका जंक्शन होगा जहां पे इनको ज्वाइन कर रहे हैं, या पीएन जंक्शन। डायोड, और अगर इसको डायोड फॉर्मेट में लिखना है सर, तो पी मतलब पॉजिटिव, देखो होल्स ये है, ये जो सर्कल से बने हैं दीज आर द होल, और ये जो ई मैंने लिखा है दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी ये आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो नेगेटिव चार्ज कैरियर होंगे, और होल क्या है? पॉजिटिव चार्ज को जो कैरी कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होगा। और गाइस मैं आपको बता दूं कि पी पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड, तो अगर मैं यहां लिख रहा हूं कि और करके हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसका सिंबल कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ये बड़ी वाली लेयर पी साइड की और ये छोटी वाली लेयर एन साइड की, आप सबको पता है, दिस इज एन साइड, दिस इज पी साइड, और इस तरीके से इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। इसको हम नाम दे देते हैं बच्चों पीएन जंक्शन डायोड। पहले तो ये बना देना है, उसके बाद जैसे आपने इनको ज्वाइन किया पी और एन को, तो जंक्शन पे ना यहां पे कुछ हलचल नजर आएगी आपको। सर कैसी हलचल? जब दो बाउंड्री आज आपस में मिलती हैं तो हलचल तो होती है। इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री, तो हलचल तो होगी, इंडिया से लोग पाकिस्तान में जाने की ट्राई करेंगे, पाकिस्तान से इंडिया में आने की ट्राई करेंगे, ऐसे ही होगा ना। बाउंड्री पे कुछ ना कुछ हलचल तो मिलेगी, है ना। वहां पे एक तरीके से मूवमेंट देखने को तो मिलेगा बॉस, और वो जो मूवमेंट है उसकी वजह से वहां पे क्या होगा? सिक्योरिटी वहां पे तैनात करनी पड़ेगी, उस कंट्री के लोग हमारी में ना आ जाए और फिर तहलका मचा दे और वो वाली कंट्री हमारे साइड रहेगी, भाई ये वाली कंट्री के लोग उधर ना आ जाए। तो बाउंड्री पे हलचल तो बनेगी। जब एक पॉजिटिव कैरेक्टर एक नेगेटिव कैरेक्टर आपस में मिलेगा तो कुछ तो होगा। लेट्स सी कैसे। देखो अब हमें डिफाइन करना है व्हाट इज डिप्लेशन रीजन एंड व्हाट इज बैरियर पोटेंशियल। भाई ये दो टर्म हमें एक्सप्लेन करने होंगे, तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम को समझना पड़ेगा ना। तो बच्चों अब हमने नेक्स्ट डायग्राम बनाना है। नाउ पहले यहां पे लिख लेना है कि जैसे ही आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो, देयर इज ए प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। क्या कहते हैं बच्चों? उसको डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा दूं। जो होल्स होते हैं, यानी जो हाई कंसंट्रेशन वाले, हाई कंसंट्रेशन से जो चार्ज कैरियर है वो लो की तरफ जाते हैं, और चाहे तो होल्स इधर हाई है और इधर इस वाले रीजन में, अच्छा यहां मैंने बनाया नहीं है, दो तीन तो होल्स पड़े होंगे यहाँ पे कहीं, इस तरीके से मान लो आप। तो हाई कंसंट्रेशन से लो पे जाना चार्ज कैरियर का, हो सकता है होल से जा रहे हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ आ रहे हो, तो मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ चार्ज कैरियर का मूवमेंट करना, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रोसेस। इतना तो समझ ही लोगे ना यार, तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो बच्चों होता क्या है बेसिकली, इधर से होल्स हाई कंसंट्रेशन में, इधर बहुत कम है, तो होल्स इधर जाना स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा कंसंट्रेशन में तो वो इधर आना स्टार्ट करते हैं। तो ये आना जाना हाई टू लो कंसंट्रेशन में अपने अपने चार्ज कैरियर्स का, इस प्रोसेस को ही डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। अंडरस्टूड? जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से यहां पे जंक्शन के आसपास एक लेयर क्रिएट हो जाती है, उस लेयर को नाम दिया गया था डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन रीजन बन जाता है। कैसे समझाता हूं देखो। तो हम क्या करेंगे, जो मैंने बोला है उसको ध्यान से समझने का भाई। तो इस तरीके से आप समझ लो,
ठीक है गाइस, फिर उस लिख लेंगे, फिर तो डेफिनेशन ही तो है, पहले आप समझ लो। तो ये जंक्शन था ना, आप देखो ये था पी टाइप और ये था एन टाइप। तो एन टाइप में हायर कंसंट्रेशन किसकी है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में आना स्टार्ट करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मान ले यहाँ पे हैं तो वो इधर आएंगे, तो एक रीजन क्रिएट कर देंगे। जब वो इधर ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से, और इधर है होल्स, इधर होल्स पड़े हुए हैं बहुत सारे, राइट। ये अपनी हाई कंसंट्रेशन इधर है तो ये इधर जाएंगे, तो होल्स इधर जा रहे होंगे, तो यहाँ पे एक रीजन क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे आपको होल्स नजर आएंगे। ओके और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर फर्दर ये यहां से आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये जो रीजन है ये एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है दोनों साइड में। देखो होल्स वाली साइड में इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री बन गई, लेयर बन गई एक तरीके से, और इलेक्ट्रॉन वाली साइड में यहाँ पे ये होल्स के कंसंट्रेशन इकट्ठी हो गई जो फर्दर मूवमेंट को स्टॉप करेंगे। एंड देयर इज ए एक तरीके से दीवार समझ लो ना भाई, उनके बीच में एक दीवार बन गई है, फिर फर्दर मूवमेंट नहीं हो सकता। जैसे इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री पे हमने पहले कोई, हाँ हमने बाउंड्री तो बना रखी है, सरहदें तो बना रखी हैं, लेकिन हमने सोचा भाई कौन आएगा कौन जाएगा, तो रहने देते हैं इसको, ऐसे ही रखते हैं, मतलब एज इट इज। लेकिन मतलब एक छोटी सी दीवार सी खड़ी कर दी तो लोग तो उसको कूद कूद के आ सकते हैं ना, या कैसे भी तोड़ वोड़ के आ सकते हैं ना। फिर देखा यार ये तो मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया, तो बड़ी सी दीवार बना दी और डबल लेयर वाली दीवार बना दी, कांटे वांटे भी लगा दिए, सब कुछ लगा दिया। क्यों लगाया? जिससे फर्दर मूवमेंट को स्टॉप किया जा सके। आप समझ रहे हो? इधर से दोनों बंदे आ रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, दोनों बंदे आ रहे थे, क्रॉस कर रहे थे। तो हमने क्या किया कि इस साइड के होल्स इधर इकट्ठे हो गए एक रीजन में, और इस साइड के इधर। उन्होंने क्या किया, होल्स को आने वाले को देख लो, ये इलेक्ट्रॉन है और ये होल्स है, प्लस माइनस चार्ज होता है, स्टॉप करेगा। तो ये जो रीजन क्रिएट हो गया ना, अब ये इतना, ये रीजन, इसी को बच्चों कहते हैं डिप्लेशन रीजन। दिस इज डिप्लेशन रीजन, ठीक है। और लेयर, यही एक लेयर हो गई जिसकी अपनी विड्थ है, थिकनेस है, जो भी बोलो, ये इतनी विड्थ की है, ये इतनी विड्थ है इसकी, लेट्स सी डी, ये विड्थ है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ है। और ये विड्थ जितनी बढ़ेगी उतना मूवमेंट खत्म होगा और करंट बनने के चांस फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस आपस में मिलेगा नहीं तो करंट बनेगी नहीं, ऑब्वियसली, इतना तो हमें पता है ना भाई। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज, दिस रीजन इज कॉल्ड एज डिप्लेशन लेयर बच्चों, अंडरस्टूड। तो अब बात आती है सर, चलो समझ तो लिया, लेकिन लिख के भी तो आना पड़ेगा। हाँ यार ये बात तो है भाई, लिख के तो आना पड़ेगा। पहले आपने ये लिखा, फिर ये डेफिनेशन लिखी कि पीएन जंक्शन क्या होता है, ये डायग्राम बना दिया, थोड़ा सा उसको समझा दिया कि ऐसे ऐसे, एरो एरो लगा के समझा ना। हम तो चलो बात कर रहे हैं ना, बट उसको कैसे समझ में आएगा, उसको एरो लगा के बताना भाई ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और वहां पे लिख देना कि दे विल स्टार्ट टू डिफ्यूज, यानी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जो यहाँ पे चार्ज कैरियर्स है दे विल स्टार्ट टू मूव, है ना, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रोसेस। सो एट, मैं लिख लूंगा यहाँ पे एट जंक्शन है ना, याद रखना, एट जंक्शन चार्ज कैरियर्स स्टार्ट टू डिफ्यूज, है ना, डिफ्यूज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इतना आप लिखेंगे, ठीक है। ड्यू टू विच, है ना, ड्यू टू विच अ लेयर आप लिख सकते हो, और अ रीजन अराउंड, किसके अराउंड, जंक्शन, है ना, पीएन जंक्शन इज क्रिएटेड, एंड दैट रीजन, उस रीजन को बच्चों क्या नाम दोगे आप, दैट रीजन इज कोल्ड, ठीक है, डिप्लेशन रीजन या लेयर, एक ही बात है, इतना लिख देना, एंड दैट इज सफिशिएंट आई थिंक, ठीक, उसको समझ में आएगा, क्योंकि डायग्राम भी बना दिया आपने, एक स्टेटमेंट भी लिख दिया आपने, एंड दैट इज रियली सफिशिएंट गाइस। सो दिस इज कॉल्ड एज डिप्लेशन रीजन और डिप्लेशन लेयर, ठीक है। अब अगर वो आपसे और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको उसको देना चाहते हो तो याद रखना है, जो डिप्लेशन लेयर विड्थ होती है ना, इसके 2-3 पॉइंट लिखना भाई, वो खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा उसको, वो तुम्हारी थ्योरी नहीं पड़ेगा, फिर वो डायग्राम देखेगा और ये पॉइंट देखेगा और पूरे मार्क्स दे के आएगा। क्या सर, ध्यान से समझो, ये जो डिप्लेशन एक रुकावट करने वाला है ना, एक तरीके का रेजिस्टेंस ही तो है, लेयर बना दिया आपने, आपका दोस्त, ये आपका दोस्त आपको मिलने नहीं दिया जा रहा है, आपको खींच के दूर कर दिया गया, तो स्पेस बढ़ रहा है ना आपके बीच, गैप बढ़ रहा है ना, तो गैप बढ़ रहा है तो आप मिल नहीं पा रहे हो ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये विड्थ है ना, जितनी ज़्यादा बढ़ेगी
ऑब्वियसली जितनी ज्यादा इंक्रीज करेगी उतना बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज करता है, रुकावट उतनी ज्यादा इंक्रीज। तो इसकी जो विड्थ होती है ना, यानी हम लिखेंगे विड्थ, पॉइंट टू पॉइंट लिखना बट इसको, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, डिफ्लेशन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इज 1 माइक्रोन। ठीक है, ये 1 माइक्रोन मतलब 10⁻⁻6 मीटर के ऑर्डर की होती है। 10⁻, ये इसकी विड्थ होती है, इतनी मीटर में होती है 10⁻⁻6। ये पॉइंट लिख दिया, मजा आ जाएगा उसका। दूसरा, ये जो डिफ्लेशन लेयर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग होती है, उसको और मजा आएगा। ये 2 पॉइंट याद रखना भाई, ऑब्जेक्टिव के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव यहीं से आएंगे, ये ध्यान रखना। तीसरा क्या सर, तीसरा भी लिख सकते हो, जो डिप्लेशन विड्थ है ना, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों। ये 2-3 अगर आपने वहां पे पॉइंट लिख दिया तो भाई वो तो मजा आएगा उसको, और उसको मार्क्स देने में आपको इतनी खुशी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, ये थ्योरी है, हर बच्चा लिख के आएगा, डायग्राम बेस्ट बना के आना, ये सब कुछ लिख देना, स्टेटमेंट लिख देना, और ये 2-3 पॉइंट लिख देना कि भाई जो विड्थ है ना, ये 10⁻⁻6 मीटर की इसकी जो डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस को ये कवर करेगी, विड्थ या थिकनेस यू कैन से, इतनी की होती है लगभग। और डोपिंग जो होती है, डोपिंग का मतलब क्या होता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग सम इम्प्योरिटी इन द सेमीकंडक्टर, बाहर से कुछ अदर इम्प्योरिटी ऐड करना पड़ा होगा आपने, उसको डोपिंग कहते हैं। डोपिंग बढ़ा रहे हो तो ये विड्थ कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और टेम्परेचर की वजह से भी ये बढ़ती जाएगी, बढ़ेगा तो बढ़ेगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, और घटेगा तो घटेगी। तो ये भी याद रखना अबाउट डिप्लेशन लेयर। तो बच्चों ये रीजन है आपका। अब अगर आपने डिप्लेशन लेयर को एक्सप्लेन कर दिया ना बॉस, तो मैं आपको बता दूं, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, ऑब्वियसली नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, वो बहुत आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे, अभी बताता हूँ। ये क्लियर है पॉइंट, डिप्लेशन लेयर के लिए पहले पीएन जंक्शन बनाना, डायग्राम बना देना है, फिर ये स्टेटमेंट लिखना है, ये वाला डायग्राम बना देना है, रीजन बना के दिखा देना भाई ये डिप्लेशन लेयर है। ठीक है, एक विड्थ होगी क्योंकि यहाँ पे होल्स इधर जा रहे थे, उधर इकट्ठे हो गए, इधर जा रहे थे इधर, और इस तरीके से एक डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। और डिफ्यूजन प्रोसेस हमेशा हाई कंसंट्रेशन से चार्ज की लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने के प्रोसेस को ही डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। सिंपल। अब देखते हैं बैरियर पोटेंशियल। ओके बच्चों, डिफाइन कर लेते हैं अपने पोटेंशियल बैरियर को। चलो भाई देख लेते हैं। सो हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल दैट इज बैरियर। ओके, तो दिस इज पोटेंशियल बैरियर। चलो भाई, ये क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा ऑब्वियसली। पोटेंशियल बैरियर की बात कर रहा है कि जो डिफ्लेशन लेयर अभी क्रिएट हुई है ना भाई, जो जंक्शन के आसपास जो एक रीजन बन गया है, जिसको आपने डिफ्लेशन रीजन बोला है, तो एक साइड होल्स इकट्ठे हो गए, एक साइड इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए अपोजिट साइड में। होल्स जा रहे थे एन साइड में और एन जा रहे थे होल साइड में, तो वहां पे अपोजिट पोलैरिटी क्रिएट नहीं होगी, उसी को कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। यू कैन सी potential barrier is called as potential difference, potential difference। okay, आप क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कहां पे, नियर, है ना, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन किसका, ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इतना तो लिखना पड़ेगा ना भाई, थोड़ा सा लिख के जरूर बताना उसको, ठीक है ना, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस नियर द जंक्शन इज कॉल्ड, व्हाट इज दैट, दिस इज बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर, दिस इज पोटेंशियल बैरियर। तो बच्चों इतना अगर आप बता दोगे उसको तो मजा नहीं आ जाएगा उसको, यस खुश हो जाएगा भाई जी, तो ये खुश हो जाएगा, तो उसको खुशी तो करना है हमने, तभी तो मार्क्स देगा वो हमारे को। ठीक है, ठीक है, ये आपने लिख लेना है। चलो भाई, अब क्या करें सर, डायग्राम से दिखा देते हैं ना उसको। देखो अभी जो आपने डायग्राम बनाया था, आप थोड़ा साफ सुथरा बनाना, मेरे पास मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको रफ सा लिख रहा हूँ, लेकिन आपने बढ़िया से लिखना है डायग्राम वगैरह। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये आपका पीएन जंक्शन है, ठीक है सर, दिस इज पीएन जंक्शन, ये लिख देना। लिखने में क्या है यार, देखो सब कुछ उसको इंडिकेट करके बताओगे तो मजा आएगा। और आपको पता है ये पी साइड है और ये एन साइड है, और यहाँ पे एक रीजन क्रिएट हो रखा था, एक रीजन ऐसे, ओह वाह ग्रेट, ये जो रीजन क्रिएट हो रखा है, इसके इधर तो होल्स हैं, ठीक है यहाँ पे, और इधर से आए होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो रखे हैं, और इधर से होल्स इकट्ठे हो रखे हैं, चूंकि इधर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और इस रीजन को हमने बोला था अभी, ये जो रीजन है ये वाला, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ ना थोड़ी देर के लिए। ये थी आपकी डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन रीजन, ठीक है, ये था ना।
बाकी पीएन जंक्शन है वो आप लिख देंगे कि दिस इज अ पीएन जंक्शन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो पी साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनकी वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, और इधर जो होल्स होंगे उनकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, अपोजिट पोलैरिटी क्रिएट होगी। तो इस साइड पे आप देखो ये प्लस चार्ज, इधर माइनस, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल वी पॉजिटिव और इसका वी नेगेटिव होगा। तो इसकी वजह से हम लिख सकते हैं कि देयर इज ए पोलैरिटी क्रिएटेड नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये एक पोलैरिटी है, और इसका जो पोटेंशियल होगा इन दोनों के बीच दैट इज कॉल्ड एज समथिंग बैरियर पोटेंशियल। ओके, उसी को पोटेंशियल बैरियर का नाम दिया गया है। होल साइड में इलेक्ट्रॉन्स के आ जाने से और इधर होल्स के चले जाने से और वहां पे एक रीजन क्रिएट होने से डिप्लेशन लेयर ड्यू टू डिफ्यूजन, और चूंकि इधर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव पॉजिटिव उसके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होगा, उसी को पोटेंशियल बैरियर का नाम दिया गया। इतना तो कर ही लोगे मेरे ख्याल से, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमने इसको डिफाइन कर लेना है। अब बच्चों हमारे पास बस ये लिखना, ये आपने लिखना और ये आपने डायग्राम बना देना, दैट्स इट। ओके गाइस, तो ये याद रखना है आपने कि भाई ये लिख लेना है और ये डायग्राम बना देना है, उसको समझ आ जाएगा बस। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइन उसको जरूर बता देना कि फॉर जर्मेनियम डायोड, ये तो आपने सब पढ़े हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम दो डायोड आपने पढ़े होंगे, जो बैरियर पोटेंशियल होता है ना वो 0.3 वोल्ट का होता है अगर आप जर्मेनियम डायोड का यूज कर रहे हो। और बच्चों फॉर सिलिकॉन डायोड की अगर आप बात कर रहे हो तो इसका बैरियर पोटेंशियल आपका होता है सिलिकॉन वाले का, दैट इज 0.7 वोल्ट, है ना। और अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू की बात करूं, है ना, कि सर ना तो हमें जर्मेनियम बोला ना हमें सिलिकॉन बोला, तो फिर वहां पे ऑप्शन में तो कुछ भी नहीं था, फिर क्या करेंगे, तो एवरेज वैल्यू याद रखनी है बच्चों, याद रखना एवरेज वैल्यू ऑफ बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, बैरियर पोटेंशियल की जो एवरेज वैल्यू होती है वो 0.5 वोल्ट की होती है, लगभग किसी भी सेमीकंडक्टर की 0.5 वोल्ट होता है, ये याद रख लेना। दिस इज द एवरेज वैल्यू जो हम यूज कर सकते हैं अगर हमें कोई पर्टिकुलर डायोड का नाम यूज नहीं किया गया, उसको डिफाइन नहीं किया उसने, ठीक है, तो यू कैन रिमेंबर इट। और ये 3 पॉइंट अगर आप लिख के आ गए ना भाई, तो वो इसको नहीं पढ़ेगा, वो ये देखेगा, ये पढ़ेगा और पूरे मार्क्स देगा, उसकी मजबूरी है। जो बच्चा इसको लिख के आएगा और जस्ट डायग्राम बना देगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत मार्क्स जरूर काट लेगा। तो ये पॉइंट लिखेगा, खुश हो जाएगा, वाह मजा आ गया, क्योंकि उसको नॉलेज है, बच्चे को नॉलेज है, वो इमेजिन कर लेगा। तो ये पॉइंट्स लिखने बहुत जरूरी है, ये पॉइंट्स सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं, और यही वजह होता है जो टॉपर्स बच्चे होते हैं जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, वो पॉइंट्स में चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। बट कब, जब वो पॉइंट्स आपको एक्यूरेटली डेटा याद हो। ऐसे नहीं कि आपको थोड़ा थोड़ा याद है और आपने लिख दिया यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि ये सही है भी नहीं, फिर गलत हो जाएगा। फिर आपको पूरी डेफिनेशन लिख दो, डायग्राम बना दो, दैट इज सफिशिएंट। और अगर ये आपको याद है तो ये जरूर लिख के आना, क्योंकि उसकी नजर यहीं जाएगी और वो यहीं से करेक्ट करके आएगा, समझ गए, खुश हो जाएगा बॉस, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द बैरियर पोटेंशियल। आई होप यू अंडरस्टूड। मैंने आपको बोला था थियोरेटिकल कंसेप्ट को समझने के लिए समय लगता है, उसको एक्सप्लेन करने में, उसको लिखने में। डेरिवेशन तो है नहीं कि जल्दी जल्दी हमने कर लिया मैथमेटिकल कैलकुलेशन, है कि नहीं। डेरिवेशन की अपनी अलग प्रॉब्लम होती है, देखो, है ना। और जो थियोरेटिकल कंसेप्ट होते हैं उनकी अपनी अलग प्रॉब्लम होती है, लिखना, समझना, डायग्राम भी बनाना, समथिंग। चलो इतना तो बनता है, आई होप। देखो यार, 2 ही क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, क्यों ना पूरी डिटेल कर लूं, आपको दे दूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तब भी हो जाएगा, सिंगल मार्क्स से क्वेश्चन आएगा जो 1 मार्क्स के नहीं होते रिटर्न में, वो भी आ जाएगा, 2 मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा, वो भी पूरा पूछ लेगा तो पूरा तो हम कर देंगे ऑब्वियसली। तो हर टाइप का क्वेश्चन मैं चाहता हूँ यहाँ से हो जाए, कैसा भी आए, इसलिए मैं पूरी डेप्थ आपको दे रहा हूँ, अंडरस्टूड। अब इसके पार्ट 2 पे चलते हैं। व्हाट इज दैट सर? पार्ट 2 में बच्चों आपसे पूछा गया था, आई थिंक पार्ट 2 है इसका, हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर। यह हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना है, सर्किट, वर्किंग सर्किट बनाना है और उसकी वर्किंग को भी एक्सप्लेन करना है। तो बना देंगे ना भाई, पढ़ा है ना तुमने, लेकिन बेस्ट तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्या क्या पॉइंट ख्याल रखोगे, चलो बताता हूँ, है ना। चलते इस जर्नी में, बने रहना, क्योंकि कंप्लीट रिवीजन आपको करके देने वाला हूं आपकी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ओके हियर वी गो, एंड दिस इज द हाफ वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले बनाते हैं उसका सर्किट डायग्राम, कैसे रिप्रेजेंट करके आओगे भाई, बहुत ध्यान से देखना। मेरे को नहीं पता आपने पूरे साल भर इसको जब पढ़ा होगा, जब भी प्रैक्टिस करी होगी, कैसे किया है, कैसे पढ़ा है, कितना लिखा है, डायग्राम कैसे बनाएंगे, कौन किस किस पे फोकस किया, लेकिन ये जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ, एक बार आप इसको समझ लेना, इसको लिख लेना, घर पे प्रैक्टिस कर लेना और एज इट इज लिख के आ जाना। कंप्लीट मार्क्स आई गारंटी आपको देने वाला है। कैसे? Here we go। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप उसने बोला कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले लिखेंगे पार्ट 1। क्या है सर पार्ट 1? सर्किट डायग्राम। ये लिखना है कि हमने बनाना है अच्छे से, क्योंकि ये थ्योरी है और थ्योरी में जैसा बेस्ट लिखोगे वैसा ही मिलेगा। सर्किट डायग्राम बनाना है किसका? ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर।
ओ माय गॉड, यस बॉस, आप धुरंधर बनने वाले हो, बन गए हो एक्चुअली। अब तो सीरीज कंप्लीट है बॉस, डेरिवेशन फिर न्यूमेरिकल पार्ट है, उसको तो हम ऑब्वियसली करने वाले हैं। तो सर्किट डायग्राम क्या बनाना है सर, चलो भाई देख लेते हैं। तो बच्चों आप सबको पता है कि हमें इसमें ट्रांसफॉर्मर वाला जो केस है वही लेना पड़ेगा, इसमें उसी के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं बेसिकली। तो जो पहली कॉइल है, देखना भाई, ये जो कॉइल है, फर्स्ट कॉइल जिसको आप कह देते हैं, दिस इज योर प्राइमरी कॉइल पीसी, है ना। इस पे हमने जो भी इनपुट देना है ऑब्वियसली वो तो एसी इनपुट होगा, ये एसी इनपुट है, पूरा प्रॉपर सिंबल बना देना और लिख देना एसी इनपुट या एसी सप्लाई दे रखी है हमने, ठीक है जी। तो दिस इज योर एसी सप्लाई बच्चों, ठीक है, ये आपका। और ट्रांसफॉर्मर इस तरीके से बनाएंगे हम। तो यहाँ पे एक डायोड लगाएंगे, यानी पीएन जंक्शन लगाएंगे, पीएन जंक्शन डायोड लगाएंगे। और इस केस में जहां हमें आउटपुट चाहिए, यहाँ एक रेजिस्टेंस होगा और इसी के अक्रॉस हमें आउटपुट मिल जाएगा। दिस इज समथिंग कोड एज आर एल, लोड रेजिस्टेंस आप कह सकते हो। और यहां पे जो आउटपुट मिलेगा वो डीसी होगा, डीसी आउटपुट। क्योंकि आपको पता है कि पीएन जंक्शन जो होता है वो एसी इनपुट को डीसी में यूनि डायरेक्शनल इन आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है रेक्टिफाई करके, ठीक है। तो डीसी आउटपुट मिलेगा, ये लिखना वहां पे कि एसी इनपुट दिया था वो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ये यहां बना सकते हैं तो ये भी बना लेना, हो सकता है ये वोल्टेज का हो या किसी और वेरिंग वैल्यू का हो, अभी इसको बाद में लिखेंगे। बट फिलहाल चूंकि हम सर्किट डायग्राम बना रहे हैं तो उसको दिखा देते हैं। और डीसी आउटपुट में क्या मिलेगा तो बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है सर। ये आपका पीएन जंक्शन है बच्चों, ठीक है, यानी ये पी साइड होती है और ये आपको पता है एन साइड होती है, परफेक्ट। और जो आप एसी इनपुट दे रहे हो उसके पास एक कंप्लीट साइकिल में दो हाफ साइकिल आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। एक ये थोड़ा सा मैंने छोटा बनाया ना यार, एक पॉजिटिव वाली है और एक नेगेटिव वाली है, ये पॉजिटिव और ये हाफ नेगेटिव, और पूरी साइकिल यहां तक लेंगे और आगे मैं कंप्लीट करूंगा इसको। तो पहले तो ये बनाना, क्योंकि हमने इसमें केवल बनाना था सर्किट डायग्राम, एंड दैट इज ओके कि भाई सर्किट डायग्राम बनाना है एंड ये बनाना है। अब सर्किट डायग्राम हो गया, तो सर्किट डायग्राम बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग करनी पड़ेगी, और वर्किंग का ही सारा खेल है। फिर हमें इसका आउटपुट भी लिखना पड़ेगा कि हमें आउटपुट जो मिला है वो क्या मिला है, ठीक है। तो अब आते हैं पहला सेकेंड पार्ट, दैट इज वर्किंग, ठीक है। वर्किंग लिखते हैं, और वर्किंग में भी बच्चों ये जब हेडिंग आपने डाली वर्किंग, इसमें भी पार्ट ए आएगा। क्या पार्ट ए आएगा, देखो हमें पता है जो एसी इनपुट हमने दिया है उसमें एक कंप्लीट एसी साइकिल है जिसके पास हाफ साइकिल पॉजिटिव है और हाफ साइकिल आपकी नेगेटिव है ना, सिंपल है। तो वो जब आप अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आप पॉजिटिव हाफ को एज ए इनपुट यूज करोगे, फिर नेगेटिव हाफ को एज ए इनपुट यूज करोगे। बस इस बात का ख्याल रख लेना तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो वर्किंग में सबसे पहले आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल का यूज करना है। थोड़ा सा आपको वैसे दिख रहा होगा, है ना, मैं समझ के चल रहा हूँ। अभी जो मैं नेक्स्ट डायग्राम बनाऊंगा थोड़ा सा बड़ा ही बनाऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी के साथ साइकिल की अंडरस्टैंडिंग हो जाए और वो आपको दिख भी जाए, ओके। चलो भाई आ जाओ, अब हम लिखेंगे सबसे पहले वर्किंग में कि ड्यूरिंग, ध्यान से समझना, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। बच्चों ये जरूर लिखना, ये जो मैं लिख रहा हूं ना एक एक लाइन, ये बहुत जरूरी है क्योंकि उसको समझ आना चाहिए कि आपने किया क्या, अदरवाइज पता नहीं चलेगा ना भाई। उसने बोला ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां पे लिख लो, देखो यहां पे इसी में बना लो, ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल ये है ना, और ये वाला आपका नेगेटिव होगा। तो हम इसकी बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, इसकी, इस वाले की बात करेंगे, इसकी नहीं जिसको मैंने शेड आउट किया है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से बना लेंगे वहां पे, उसको लिख भी देंगे कि भाई ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब ये वाला, है ना, तो मजा आएगा उसको, यार डिफरेंट तरीके से किया है बच्चे ने, ठीक है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, आप देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान में जब आप अप्लाई करोगे तो जो भी करंट जाएगी वो ऐसे जाएगी, ठीक है, और वो पी साइड से एन साइड जा रही होगी, ठीक है, पी साइड से एन साइड। तो हम लिखेंगे पीएन जंक्शन allows the current from P to N साइड। ओ मतलब पीएन जंक्शन उस करंट को जो भी इसमें एंटर कर रही होगी, आ रही होगी, वो पी से एन साइड अलाउ कर देगा और ये करंट आगे जाएगी और इसमें पास होगी। और जब कोई भी करंट रेजिस्टेंस में एंटर करेगी, याद करो V = IR, तो वहां पे आपको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा,
क्योंकि करंट यहां तक पहुंचे तो भाई जब तक रेजिस्टेंस में करंट जाएगी नहीं तो वोल्टेज कैसे मिलेगा आपको, V = IR से करंट जीरो तो वोल्टेज भी जीरो, लेकिन यहां करंट है ये पास कराएगा। और वैसे भी हमें पता है सर ये तो फॉरवर्ड बाइजिंग है ना। ये लिख दिया, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल पीएन जंक्शन अलाउज द करंट फ्रॉम P to N साइड बिकॉज it is in forward biased, ठीक है, it is in forward biased condition। ये फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में होता है, hence ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस, बहुत कम रेजिस्टेंस ये वहां पे अप्लाई करता है जिससे करंट पास हो जाती है। बस यही करना है, यानी फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में जो डायोड होता है उसमें जो भी करंट जाएगी वो इससे पास हो जाएगी, बस चली जाएगी, आगे जाएगी तो उसमें एंटर कर जाएगी तो वी विल गेट द, सो हम लिखेंगे वी विल गेट आउटपुट अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है, जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है वहां में हमें आउटपुट मिल जाएगा। बस इतना लिखना है भाई, मजा आ जाएगा, ठीक है। बी पॉइंट इसका, सर्किट डायग्राम इसका यहां हम बाद में बना लेंगे, डोंट वरी। बी पॉइंट, अब ड्यूरिंग, बस इतना ही लिखना है आपने, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। अब आप समझ जाएंगे ये वाला पार्ट, आई थिंक आप खुद भी लिख सकते हो, राइट। और इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा ना फुल वेव रेक्टिफायर का, वो तो बहुत आसानी हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा हमारा। देखो यार मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ, कंटिन्यू आपको समझा रहा हूँ, सो ऐसा मत समझना कि सर तो लगे पड़े हैं भाई मिशन पे। बस ये है कि यार कॉन्सेप्ट एक बार आपको समझ में आ गया तो मेरे को खुशी मिलेगी। आपको ये नहीं लगे कि रटना पड़ेगा, ये बार बार रटना पड़ेगा, फिर बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार आप डायग्राम से ही समझ लो चल क्या रहा है, फिर आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख के आओगे ना, डायग्राम को बेस्ट बना दो ये वाला अपनी लैंग्वेज में भी, तो भी चलेगा। और वो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि समझ के आप अपने तरीके से लिख के आओ, दैट इज योर क्रिएटिविटी। वो एग्जामिनर को वहाँ मजा आता है, उसको अच्छा लगता है कि बच्चे ने रट के नहीं किया है, कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं किया है, उसने बढ़िया से अपने दिमाग से लिखा है। तो ये मेरा मेन मुद्दा है। तो लिखते रहना, कॉन्सेंट्रेशन बना के रखना, ठीक है, मजा आएगा और तुम्हें भी खुशी होगी जब आप अपने एग्जाम में लिख के आओगे और बेस्ट मार्क्स लेके आओगे। यस, देखो भाई ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, तो हम यहाँ बना सकते हैं, ये थी पॉजिटिव, ये थी नेगेटिव। अब मैं इस नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ, इसकी तो बता देना उसको कि ये वाली भाई, ठीक है, ये वाली ऐसे बना देना तो उसको अच्छा लगेगा। हालांकि मैंने वहां बना दिया है, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी झलकाओ ना भाई, ये वाली की बात कर रहा हूं मैं, उसको बताओ ये वाली की बात कर रहा हूं मैं, उसको ज्यादा मजा आएगा, किसी बुक में ऐसे नहीं बना होगा, है ना। यस, तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ओके, यहीं से कॉपी पेस्ट कर दो। पीएन जंक्शन जो होता है वो करंट को अब अलाउ नहीं कर पाएगा, तो हम थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे कि ये वाला पार्ट पहले लिख देंगे, पीएन जंक्शन ऑफर्स मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ये पहले लिख दो। पीएन जंक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हेंस करंट फ्लो करेगी बट इन रिवर्स डायरेक्शन, सर मतलब N2P जाएगी, हेंस N2P, सो नो आउटपुट अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो बच्चों रेजिस्टेंस पे आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस वो अप्लाई कर देगा तो करंट आपकी जो फॉरवर्ड होने वाली थी वो जीरो हो जाएगी और रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगी। और करंट अगर इधर से नहीं जाएगी, रिवर्स जाएगी, तो उसमें कोई करंट नहीं जाएगी, जिसकी वजह से आउटपुट आपका जीरो आएगा और आपको कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। ओके, सो इन दिस सिचुएशन जब नेगेटिव साइकिल आप अप्लाई करते हो तो उस केस में हमें यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिलता। हाफ वेव रेक्टिफायर इसलिए कहते हैं इसको हाफ वेव, अंडरस्टूड, कि इसकी आधी साइकिल ही आपको आउटपुट दे रही है, वो भी पॉजिटिव वाली, नेगेटिव वाली नहीं दे रही, क्योंकि एक ही पीएन जंक्शन डायोड इसमें यूज है। तो ये पूरा आउटपुट आपको प्लस वाली पे मिल रहा है, माइनस वाली पे नहीं मिल रहा है, वो जीरो मिल रहा है, आप देख सकते हो, है ना। क्योंकि इस केस में रिवर्स वाली में द डायोड विल नॉट अलाउ टू पास द करंट फ्रॉम दिस जंक्शन, और वो इसमें नहीं आ पाएगी तो करंट नहीं आ पाएगी, तो हमें वोल्टेज नहीं मिल पाएगा। एंड हाउ इट लुक लाइक, इसको मैं हटा देता हूं, हमें पता है यहां पे हमें मिलेगा दिस इज आउटपुट, ठीक है। तो बच्चों आपने क्या किया, देखो आपने एक साइकिल बना लेनी है, लेट्स सी वोल्टेज की ही बनाते हैं इसका एसी,
इस तरीके से। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये अल्टरनेट पे होता है। तो जब आउटपुट बनाओगे ना, थर्ड पार्ट है अभी आपका, दिस इज योर थर्ड पार्ट। तो ये है इनपुट, इनपुट एसी जो आपने दिया। तो थर्ड पार्ट में बनाना, जैसे ये हो गया सेकंड, इसको बनाएंगे आप थर्ड पार्ट में। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहां बना रहा हूं, आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप बना के आएंगे। डन। तो यहां पे इसका आउटपुट तो मिल रहा है, देख लो आपको, यानी जब आप इसका आउटपुट बनाएंगे V वर्सेस T, तो ये तो मिलेगा इतने में आउटपुट, ठीक है, ये तो मिल जाएगा पॉजिटिव वाला, लेकिन ये स्टॉप कर देता है, जीरो हो जाता है, यानी इसका जीरो मिलेगा, जीरो, ठीक है। तो कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा यहाँ पे, और फिर पॉजिटिव वाले का फिर से मिल जाएगा, यस, और फिर जीरो हो जाएगा और फिर से मिलेगा, और ऐसे ये चलता रहेगा। तो यहां पे तो आउटपुट मिल रहा है, यहां पे जीरो है, देखो यहां पे कुछ ना कुछ है, लेकिन ये भी है और ये जीरो है। तो दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर यू कैन से, यानी जो पीएन जंक्शन डायोड है वो एक हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है, मतलब हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर पा रहा है, कन्वर्ट कर पा रहा है, यू नो, एक डीसी में, है ना, डीसी जो आउटपुट आपको मिल रहा है, कंप्लीट वेव को नहीं कर पा रहा है। सर कंप्लीट में से किसको नहीं कर पा रहा है? नेगेटिव वाली को नहीं कर पा रहा है, दैट्स इट। ये आपने याद रखना है, बस डायग्राम बनाना, मजा आ जाएगा, सब कुछ आपके सामने है बच्चों। दिस इज ऑल अबाउट योर, व्हाट इज दैट सर? हाफ वेव रेक्टिफायर, उसकी वर्किंग, उसके डायग्राम, उसके आउटपुट जो डायग्राम है वो भी आपने बना देने हैं बेस्ट तरीके से। सो दिस इज, ये मान के चलो ये एक क्वेश्चन है, ये एक डेरिवेशन है, एक नहीं है, इसमें मल्टीपल है, इसलिए थोड़ा समय भी लगेगा, आपको समझना भी पड़ेगा। फास्ट फास्ट आप बढ़िया से नोट्स बनाएंगे, आप तो बहुत जल्दी करके आएंगे ना, मेरा तो काम है आपको सब कुछ समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें भी अच्छे करेंगे, वो थोड़ा सा इजी साइड चला जाएगा, क्योंकि हमने पहले वाला अच्छे से कर लिया है, इसी से मिलता जुलता होता है, बस एक पार्ट डिफरेंट है, एक में फुल वेव रेक्टिफायर की भी बात करेंगे बिल्कुल ऐसे ही, बस दो डायोड लगा देंगे सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का यूज करके। सर कैसे दो डायोड यूज करेंगे? दैट इज द मेन थिंग। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आसानी से उसको कर सकते हैं। चले नेक्स्ट की तरफ। ओके बच्चों, हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और मल्टीपल क्वेश्चन है इसमें भी, मतलब मान के चलो आप 1 2 3 4 इस तरीके से। तो लेक्चर तो उतनी लेंथ का बनने वाला है बॉस, ठीक है, ऐसे नहीं कि हमने 2 क्वेश्चन उठाए सर, नहीं, उनमें 2 में डिफरेंट क्वेश्चन ऑलरेडी इन्वॉल्व है, इसलिए मैक्सिमम मार्क्स में पूछे जाते हैं 4 to 5, राइट। और वहां से जो सब क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, वो आराम से फिर आप कर लोगे, आपको अलग अलग कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भाई 1 मार्क्स में इसको डिफाइन कर दो, 2 में इसको कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, राइट। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है, सबसे पहले पार्ट में भी बहुत सारे पार्ट दे दिए हैं, एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। उसने बोला ड्रॉ द सर्किट अरेंजमेंट फॉर स्टडीइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बाइज में, रिवर्स बाइजिंग में, और फिर हमें एक टिपिकल सा वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ भी बनाना है सिलिकॉन डायोड के लिए, वो हम बना लेंगे। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट के 2-3 पार्ट यहाँ पे ऑलरेडी बन गए हैं। तो सबसे पहले पार्ट ए है, जिसमें सबसे पहले पूछा है कि डायोड का फॉरवर्ड बाइजिंग कंडीशन बनाओ, ठीक है, किसका? फॉरवर्ड बाइजिंग ऑफ पीएन जंक्शन। चलो भाई बना देते हैं, ये तो आप सब बच्चों को पता भी है, पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बाइज कैसे बनता है। पहले एक पीएन जंक्शन यानी पीएन डायोड, यानी आपका पीएन जंक्शन डायोड ले लेंगे, और ये पी साइड है, ये एन साइड, आप सबको पता है बच्चों, पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। ये जो अरेंजमेंट होता है इसी को फॉरवर्ड बाइज्ड कहते हैं। मतलब फॉरवर्ड बाइज का मतलब क्या है? मतलब इस केस में जो डायोड है, यहाँ से जो भी करंट आएगी उसको अलाउ करेगा, जैसे अभी पढ़ा हमने, वो पास करने देगा, कम से कम रेजिस्टेंस होता है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, सर्किट में फ्लो करा देगा उसको। अंडरस्टूड? यस। तो सेकंड, ये याद रखना हमेशा, व्हेनेवर करंट गोज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, तो इसको फॉरवर्ड बाइज्ड कहते हैं। या प्लस का मतलब हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो उसको फॉरवर्ड बाइज कहते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो भी कर लेना। आपसे पूछ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉरवर्ड कंडीशन ऑफ द डायोड, बता दोगे जब भी पी से एन साइड जा रही होगी करंट, या जब भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल साइड जा रही होगी, यानी पी कनेक्ट होना चाहिए हाई पोटेंशियल पे जैसे पॉजिटिव टर्मिनल, और एन कनेक्ट होना चाहिए लो पोटेंशियल पे, अंडरस्टूड, नेगेटिव वाले पे। तो क्या करेंगे सर? देखो अब हम करेंगे रिवर्स बाइजिंग, ठीक है, ऑफ पीएन जंक्शन की बच्चों रिवर्स बाइजिंग। ऑब्वियसली कैसे करेंगे सर? इसका रिवर्स कर दो, यानी पी को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो और एन को पॉजिटिव से, रिवर्स कर देंगे ना भाई। तो कर देंगे सर, देखो 1 मार्क्स के हैं, ये 1 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा, या हाफ मार्क्स, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ना इसमें, हाफ मान के चलो, 1 तो क्या ही देगा इस पे, और ये भी हाफ का ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका पी साइड, ये आपका एन साइड, और इसको हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, रिवर्स कर दी बस, पोलैरिटी माइनस प्लस। देखो एन वाला प्लस से कनेक्ट हो गया और पी वाला आपका नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड एज, इतना ही लिखना है, वहां ज्यादा कुछ करना नहीं है। फिर इसका जो थर्ड पार्ट है ना गाइज, थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि
इसमें आप वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाओ, वी आई है ना, कैरेक्टरिस्टिक कर्व या ग्राफ, कर्व और ग्राफ एक ही बात है। अब किसके लिए, उसने क्लियरली बोला है सिलिकॉन के लिए बनाओ। अगर जर्मेनियम के लिए बोलता तो वो भी बना लेंगे, हमें पता होना चाहिए क्या, अभी बता रहा हूं क्या, ठीक है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व जब भी पूछे, यानी वोल्टेज वर्सेस करंट का कर्व, तो बच्चों ऐसे बनाना, इधर होगा वोल्टेज, इधर होगी करंट, और याद रखना पॉजिटिव डायरेक्शन में ओरिजिन से करंट जो होती है वो मिली एम्पियर में मेजर की जाती है, लिखना। और नेगेटिव डायरेक्शन में इधर जो करंट बनाई जाती है वो माइक्रो एम्पियर में बहुत स्मॉल करंट होती है। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो वोल्टेज लेते हैं वो फॉरवर्ड बाइज्ड कंडीशन होती है, और इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में जो भी वोल्टेज लेते हैं वो रिवर्स बाइज्ड कंडीशन में होता है। उसने बोला वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना दो भाई सिलिकॉन डायोड के लिए। बच्चों याद करो, अब भी बताया था मैंने, है ना। सिलिकॉन डायोड का याद रखना जो बैरियर पोटेंशियल होता है 0.7 वोल्ट होता है कि नहीं। जब तक इतना वोल्टेज इसको नहीं दोगे करंट को पास करने नहीं देगा, ये करंट नहीं बनाएगा। तो बैरियर का मतलब इतनी रिश्वत लेगा पहले आपसे, वो इतना खाएगा पोटेंशियल, उसके बाद वर्क करना स्टार्ट करता है। तो जो ग्राफ बनेगा ना, देखो जीरो 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 ही रहेगा, जीरो जीरो ही, और तुरंत आगे इंक्रीज करेगा। कहां पे इंक्रीज किया, जब तक उसको 0.7 वोल्ट नहीं मिल गया। ये सिलिकॉन के लिए होगा, फिर ऐसे जाएगा। फिर देखो यहां से करंट जीरो से जीरो ही है अभी भी, लेकिन इसके बाद इंक्रीज करेगा क्योंकि ऊपर करंट इंक्रीज में है, और ये फॉरवर्ड कंडीशन में ही बनाया मैंने। ओके, दिस इज इन द फॉरवर्ड कंडीशन। बस इतना याद रखना है कि भाई ऐसे होगा, सिलिकॉन है तो यहाँ 0.7 वोल्ट जरूर लिख देना। और अगर तुमने यहाँ लिखा 0.3 वोल्ट, वो इससे पहले आएगा। अगर उसका पूछे यहाँ से स्टार्ट होगा वो, क्योंकि उसका जो जर्मेनियम है उसका थोड़ा सा कम होता है, 0.3 वोल्ट होता है ना, तो उसका पहले इससे जल्दी ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे कहीं 0.3। अगर इन दोनों में कोई पूछे कि भाई बताओ कौन सा है, तो ऑब्वियसली जो पहले स्टार्ट हो रहा है वो जर्मेनियम का होगा, ये सिलिकॉन का होगा, ऐसे याद रखना। तो हमारे से सिलिकॉन का पूछा है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये बना दिया आपने, दैट्स इट। तो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट जो ए पार्ट था, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, ग्राफ बना दिया, और जो हमने हमारे से कंडीशन पूछी थी वो भी बना दिया। तो हाफ मार्क्स इसके मान लो, ऐसे बढ़ेंगे ना भाई तुम्हारे मार्क्स। अब यही अगर 5 टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं हुआ, और ये सिंगल सिंगल मार्क्स का पूछ ले कि जस्ट ड्रॉ द डायग्राम, 1 मार्क्स तो फ्री के नहीं मिल गए, यस, मजा नहीं आ गया। तो इसीलिए आपके मल्टीपल जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे रिवाइज हो जाएंगे इस चैप्टर के। इसलिए हर साल 2 से 3 क्वेश्चन या 4 भी आ जाते हैं समटाइम, इससे छोटे छोटे मिला के, बड़े मिला के, और यहीं से आएंगे। देखो यार कहाँ से आएंगे क्वेश्चन, यहीं से बनते हैं, वो आ जाते हैं। इसलिए सुपर इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है, सुपर इंपॉर्टेंट भी है, लिखने वाला, याद करने वाला, प्रैक्टिस करने वाला रिटर्न में ये चैप्टर है। ओके, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं क्या है। देखो भाई, अब बच्चों बोल रहा है कि चलो भाई ये भी कर दिया। अब वो बोल रहा है डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग टर्म्स। उसने बोला माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंजेक्शन को समझाओ क्या होता है। फॉरवर्ड बाइजिंग में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंजेक्शन होता है इन फॉरवर्ड बाइजिंग, वो क्या होता है। और ब्रेक डाउन वोल्टेज इन रिवर्स बाइजिंग क्या होता है। अगर हम इसको रिवर्स बाइजिंग अप्लाई कर दें, ये वाला रीजन, तो उसमें ब्रेक डाउन वोल्टेज का मीनिंग क्या होता है। चलो भाई देख लेते हैं, उसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं हमारा क्या जा रहा है। और इसका जो लास्ट पार्ट है बच्चों, ऑब्वियसली नेम द 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड बनने में कौन से 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनका नाम लिख देंगे। और फिर क्या है सर, विद द हेल्प ऑफ द सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। बस वो तो बना ही देंगे, नेसेसरी कंडीशन डायग्राम, ईच एंड एवरीथिंग, फुल वेव रेक्टिफायर इज द लास्ट पार्ट। ओके बच्चों, जो नेक्स्ट पार्ट है जल्दी से उसको भी देख लेते हैं भाई, उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि थियोरेटिकली उसमें लिखना ही पड़ेगा बस हमारे को, ठीक है। डायग्राम बना सकते हो तो बना लेना, और अच्छी बात है, उसको ज्यादा मजा आएगा कि डायग्राम देखेगा और वो समझ जाएगा कि बच्चे ने सही लिखा होगा, डन, वो मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो स्मार्टनेस तो दिखानी पड़ेगी। मैं हमेशा तो फोकस कर रहा हूँ, डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं भी है, कोशिश करो कि हम वहाँ ड्रॉ कर सकें अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग। डायग्राम के थ्रू जब समझाएंगे तो जल्दी समझ में आता है ना भाई। अगर मैं तुम्हें कोई फिल्म की, कोई पिक्चर की, कोई आपकी बेहतरीन सीरीज, आपके बेहतरीन कोई एनीमे, जो भी आप पसंद करते हो, या कोई गेम बेहतरीन सा, उसकी स्टोरी सुनाने लगो, आपको मजा आएगा, थोड़ी देर आएगा, उसके बाद यू विल फील लाइक यार मजा नहीं आ रहा है। तो लेकिन वही चीज अगर आपको दिखा दे पिक्चराइजेशन, वाओ यार ऐसे ऐसे हो रहा है, धुआंधार, डन डनाडन, तो फिर भाई आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट, ओ भाई मैंने भी खेलना है, मैंने भी करना है, मैंने भी देखनी है मूवी, मैंने भी देखनी है सीरीज, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि पिक्चर्स
डायग्राम्स हमें अट्रैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, एक तरीके से मजा आता है हमारे को, ठीक है। इसीलिए एग्जाम में कोशिश करो थ्योरी को डायग्राम में भी कन्वर्ट कर दो, थ्योरी भी लिख दो, उसका डायग्राम भी बना दो, कोशिश करो एक्यूरेट तरीके से, ओके। यस, उसने बोला देखो माइनॉरिटी कैरियर्स इंजेक्शन इन फॉरवर्ड बाइजिंग क्या होता है, समझो। माइनॉरिटी कैरियर्स का मतलब जो चार्ज कैरियर है, जैसे पी साइड में होल ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, वो माइनॉरिटी बन गए, और एन साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, होल्स कम होंगे, तो होल्स माइनॉरिटी बन गए। उनके इंजेक्शन का फॉरवर्ड बाइजिंग का क्या मतलब है, मतलब वो ये कह रहा है, आप समझो, मैं आपको डायग्राम से ही समझाऊंगा सबसे पहले कि भाई ये डायग्राम होता था हमारा पी एन जंक्शन, दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड, बच्चों आप सबको पता है। और यहाँ पे एक लेयर होती थी, आप समझो, और इस लेयर को हम क्या कहते थे, इधर ये पी साइड है तो इधर माइनस होती थी, इधर होता था पॉजिटिव, और यहाँ पे होते थे बहुत सारे होल्स, अंडरस्टूड अंडरस्टूड, इधर होते थे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, अंडरस्टूड। और जब इसकी फॉरवर्ड वाइजिंग कर दे, अगर वो बोल रहा है फॉरवर्ड वाइजिंग में बताओ भाई, तो फॉरवर्ड वाइजिंग कर देते हैं सर, तो यहाँ पे प्लस, इधर माइनस, अभी अभी पढ़ा है हमने, ठीक है। पी साइड को प्लस से कनेक्ट कर दिया, तो बच्चों हो गया क्या, देखो ये प्लस वाला साइड है, डिप्लेशन लेयर की वजह से, ये जो डिप्लेशन लेयर है आप समझो, ये जो डिप्लेशन लेयर है ना भाई, इसकी वजह से इनका होल्स का इधर मूवमेंट और इलेक्ट्रॉन का इधर मूवमेंट स्टॉप हो गया था। लेकिन जैसे आपने फॉरवर्ड बाइजिंग करी, प्लस की वजह से, इस प्लस टर्मिनल की वजह से होल्स भी प्लस होते हैं, रिपल्सन फील करेंगे और ये आगे बढ़ेंगे, और जब ये आगे बढ़ेंगे ना बच्चों, आप समझ लो, आगे बढ़ेंगे तो ये इस बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करेंगे, और जब ये बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करके, यानी इस लेयर को क्रॉस करके, यानी ये कम होगी, फॉरवर्ड बाइजिंग में डिप्लेशन लेयर कम हो जाती है, याद रखना, यानी जो विड्थ होती है उसकी विड्थ वो डिक्रीज करती है। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए ना कॉन्सेप्चुअली कि भाई आफ्टर अप्लाइंग द फॉरवर्ड बाइजिंग अक्रॉस द पीएन जंक्शन डिप्लेशन लेयर विड्थ इंक्रीज और डिक्रीज कम होगी, गैप कम होगा तो जल्दी से मूवमेंट हो जाएगा। तो ये जो होल्स इधर जा रहे हैं, आप समझना, ये जो होल्स इसमें एंट्री ले रहे हैं ना, होल्स, तो होल्स जैसे इसमें आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, होल कम है, तो ये होल की जो कंसंट्रेशन है, यानी जो होल इसमें एंटर कर रहा है, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर माना जाएगा। इसी को कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। मतलब होल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से जब दूसरे रीजन में जाता है जहां वो कम होता है, अपनी नंबर्स में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए उसको माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन कहते हैं। मतलब एन साइड में होल्स एज ए माइनॉरिटी एंटर कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है, एंटर कर रहा है, उसको दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइनॉरिटी कैरियर्स इंजेक्शन, अंडरस्टूड। सिमिलरली इधर आपने नेगेटिव चार्ज अप्लाई किया, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव वालों को इधर से रिपल्सन फील होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी साइड से जब इधर आएंगे तो वो इधर माइनॉरिटी का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, होल साइड में इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये माइनॉरिटी बन जाएंगे यहाँ पे। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, है ना, यानी आफ्टर हम लिखेंगे, अब जो हमने समझा ना, आफ्टर अप्लाइंग फॉरवर्ड बाइजिंग अक्रॉस, ये लिख देना बस, पी एन जंक्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं होल्स एंड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू क्रॉस क्या, डिप्लेशन रीजन, ठीक है, टू एंटर इन ऑपोजिट साइड्स, इन ऑपोजिट रीजन मतलब होल्स एन साइड में जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स होल साइड में आएंगे। सो वेयर दे आर माइनॉरिटी, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है, क्या, माइनॉरिटी, ठीक है, कैरियर ओके इंजेक्शन। बस ये याद रखना है, इंजेक्शन, इसी को नाम दिया जाएगा इंजेक्शन। ये दिस इज द प्रोसेस, ठीक है, दिस इज द प्रोसेस, सिंपल है। देखो जो समझा वही हमने लिख भी दिया ना भाई, इसी को कह रहे हैं ना भाई, बस ऐसे ही समझ लो यार, ठीक है। सपोज करो आप अपनी क्लास से उठ के एक दूसरी क्लास में जाकर बैठ गए, तो यू विल फील लाइक अनकंफर्टेबल टाइप, है ना, कि भाई एक अननोन क्लास में जिसमें आप बहुत कम जाते थे, तो तुम्हारी क्लास में तुम्हारे जैसे सारे दोस्त तुम्हारे हैं, जो तुम उठ के दूसरी क्लास में जाके तुम्हें बैठा दिया गया, तो वहाँ किसी को जानते नहीं हो, बहुत कम लोग होंगे, 100 बच्चों में से 1-2 बच्चे वहाँ बैठे होंगे, तो आप वहाँ माइनॉरिटी वाली फीलिंग तुम्हें आएगी, वहाँ पे तुम कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। और उस क्लास का अगर तुम्हारी क्लास में आएगी, वो भी, उसको भी ऐसे ही फील होगा। ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है कि अपनी हाई कंसंट्रेशन जब हम लो वाली में जाते हैं, जिसमें हम बहुत कम संख्या में हैं, यार ऐसे समझो, हम इंडिया से मान लिया किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं,
समझ रहे हो? किसी अदर कंट्री में जा रहे हो, किस में जा रहे हैं सर? कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी अदर कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, कहीं भी। कनाडा में बहुत सारे हो गए सर, फिर भी भाई है तो कम ही ना। ठीक है, हम यूएस में गए तो यूएस के लोग वहां पे ज्यादा हैं और इंडियंस वहां पे कम है, लेट्स से, तो हम वहां माइनॉरिटी हो गए। तो इंडिया से यूएस में जाना एज ए माइनॉरिटी, दैट इज कॉल्ड एज माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। और वहां का अंग्रेज बंदा अगर हमारे इंडिया में आएगा तो इंडिया वाले तो इतने सारे हैं भाई, वर्ल्ड की फर्स्ट है ना, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, तो वो तो फील करेगा उत्तरी मेरे पास तो कोई है ही नहीं मेरे जैसा, है कि नहीं? वो तो ऐसे नहीं फील करेगा, तो वो माइनॉरिटी की तरह ही, एक कैरियर की तरह ही वहां पे फील कर रहा होगा। तो उसका यहां आना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। बस यही 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 फीलिंग आ रही है तुम्हें, देख लो भाई, ये ऐसे ही समझने का, ऐसे ही समझने का उड़ा डालोगे। आई होप यू अंडरस्टूड। अब बच्चों बोल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, ब्रेक डाउन वोल्टेज इन रिवर्स बाइजिंग को एक्सप्लेन करो। सो ब्रेक डाउन वोल्टेज इन रिवर्स बाइजिंग, देखो समझो इसका सेकेंड पार्ट क्या है। उसने बोला ब्रेक डाउन वोल्टेज इन रिवर्स बाइजिंग। रिवर्स बाइजिंग, देखो यार रिवर्स बाइजिंग कर दो पहले तो हम यहां लिखेंगे व्हेन वी अप्लाइड रिवर्स बाइजिंग अक्रॉस पीएन जंक्शन। इतना तो आप समझ ही जाओगे ना, देखो समझ के लिखो यार, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देन ये क्या करेगा, जब भी आप रिवर्स बाइजिंग कर देते हैं पीएन जंक्शन पे, तो फॉरवर्ड करंट को स्टॉप कर देता, मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में करंट क्या करती है, इंक्रीज करती है सडनली। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन वी अप्लाई रिवर्स बाइजिंग अक्रॉस पीएन जंक्शन, देन द वोल्टेज एट विच, समझना, करंट इन रिवर्स बाइजिंग इंक्रीज, ओ यस लिखना पड़ रहा है भाई मेरे को, ध्यान से देखते रहना, इंक्रीज सडनली करंट इंक्रीज करती है ना। रिवर्स बाइज अप्लाई करने के बाद उस वोल्टेज पर जिस पे ऐसा हो रहा होगा इज कॉल्ड रिवर्स या ब्रेक डाउन वोल्टेज। दिस इज कॉल्ड एज ब्रेक डाउन वोल्टेज। अचानक ही मैक्सिमम करंट हो जाएगी भाई, तो सर ये लिख देंगे हम, यस। इसके बाद ये डायग्राम बना देना जो अभी बनाया था मैंने। इधर होता है फॉरवर्ड बाइज्ड, इधर होती है करंट, इधर होता है रिवर्स बाइज्ड वोल्टेज, मैंने आपको बताया था अभी। और ये रिवर्स डायरेक्शन में जाओ इधर, तो धीरे धीरे इंक्रीज कर रही होगी, धीरे धीरे जीरो के पास बिल्कुल अचानक इंक्रीज करेगी ना जहां पे, दिस इज कॉल्ड एज ब्रेक डाउन वोल्टेज। समझ लो बस, ये जो ग्राफ है धीरे धीरे बिल्कुल इसी के पास है, जैसे तुरंत नीचे जाएगा ना भाई, ये ऐसे अचानक ही इसमें करंट इंक्रीज करेगी इन रिवर्स डायरेक्शन, और इधर जो करंट होती है रिवर्स डायरेक्शन वो माइक्रो एम्पीयर में मेजर की जाती है, याद रखना। तो दिस इज द ग्राफ, ये बना दोगे ना तो ये हेडिंग लिखोगे, ये लिख दोगे, इसको पढ़ेगा ही नहीं अगर तुमने ये बना दिया। अगर ये नहीं बनाया तो पूरा पढ़ेगा, गलती मिलेगी तो उड़ा देगा तुम्हारे को भी। तो ये भी लिखो, ये लिखो, इसी को देख के मार्क्स बना देगा 100%, आई गारंटी। वो आपके मार्क्स काट ही नहीं सकता, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ कॉन्सेप्चुअल थिंक, अगर वो आप लिख के आएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। अब इसके पार्ट बी में चल देते हैं। पार्ट बी में पूछा है भाई, जब पीएन जंक्शन हम बना रहे होते हैं, ये पूछा ना, टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। जब हम पीएन जंक्शन डायोड पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर का यूज करके बना रहे होते हैं, जैसे मेरा हाथ पी साइड, ये एन साइड, इनको यहाँ पे एक तरीके से फ्यूज करो, और ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज जंक्शन, यानी ऑफ टू लेयर्स, है ना, पी साइड एन साइड। तो ये बन रहा होता है, तो कौन से दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो यहाँ इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर, उसके बाद फिनिश, दैट चैप्टर फिनिश। आई थिंक इतनी देर में तो हम कितने सारे डेरिवेशन कर लेते हैं, क्योंकि यार थ्योरी है ना भाई, डायग्राम है ना भाई, लिखना पड़ता है ना भाई, समझना पड़ता है, इसमें ज्यादा समय लगेगा आपको। अंडरस्टूड? चलो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ उसके पार्ट बी में, दिस इज द पार्ट बी, और इसमें सबसे पहले टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस पूछे हैं। टू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस क्या होंगे, यही पूछा है ना, पहले देख लेते हैं। टू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, यस, ये पूछे हैं इन पीएन जंक्शन फॉर्मेशन, पीएन जंक्शन फॉर्मेशन के बनने में। तो जल्दी से आप लिख देंगे, देखो क्या दिख रहा था आपको जब आप पीएन जंक्शन, सबसे पहले क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया सीरीज का, जो लेक्चर हमने स्टार्ट किया था, डिफ्लेक्शन लेयर जब आप बना रहे थे ऑब्वियसली, तो वहां पे होल्स सबसे पहला प्रोसेस, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन होगा, पहला प्रोसेस तो यह डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ डिफ्लेक्शन
डिप्लेशन रीजन, एक डिप्लेशन रीजन बन रहा था यानी लेयर, ये लिख देना बस, दैट इज सफिशिएंट। ओके, हो जाएगा हो जाएगा। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था, उसकी वजह से वहां डिप्लेशन लेयर भी बन रही थी। एंड दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी चाहिए। बच्चों आगे बढ़ते हैं। पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहीं पे कर लेंगे अब हम उसको, है ना, क्योंकि हमने हाफ वेव पढ़ा तो फुल वेव को हम समझ लेंगे। आप, आई होप सो कि आप उसको अंडरस्टैंड करके चलेंगे, ठीक है। देखो भाई, हम यहाँ बात कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर, दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर। तो बच्चों सबसे पहले तो आपने सर्किट बनाना है, वही सर्किट डायग्राम। तो सबसे पहले सर्किट बना देंगे सर, बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है। सर्किट में क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप एसी इनपुट दे रहे थे, याद करो, और पहली कॉइल थी ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है, कोर बनेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरी कॉइल आएगी। यहाँ पे दोनों साइड में जंक्शन डायोड लेना है, इधर भी और इधर भी, बस इतना ख्याल रखने का बॉस। और सेंटर टेप के लिए यहाँ से लेके एक रेजिस्टेंस सेंटर पे कनेक्ट करना है। ये रेजिस्टेंस होगा जहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा, दिस इज आर लोड रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। और ये डायोड D1 है, ये डायोड, दो जंक्शन डायोड आप यूज कर रहे होंगे। यहाँ AC अप्लाई करेंगे आप, जो भी करेंगे जैसे आप कर रहे थे, देखो इस तरीके से प्लस माइनस, दिस इज AC इनपुट। और यहाँ जो भी आउटपुट मिलेगा वो DC होगा। इतना बना देना प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज सेकेंडरी कॉइल। ये बन गया सर्किट। इतना कर दोगे, कर देंगे सर, बेस्ट। तो सर्किट डायग्राम बन गया है सर। अब इसकी वर्किंग कर लेंगे, फिर इसका आउटपुट लिख देंगे, बस वही तो करना है जैसे वहां पे किया था। तो अब करेंगे सर वर्किंग। तो बच्चों अब आप ध्यान से देखेंगे ना, अगर वर्किंग में, तो सबसे पहला ड्यूरिंग, वही सेम देखो, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल एज ए इनपुट, है ना, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल एज एन इनपुट। आप ध्यान से समझ लें, इस बार समझ लेने का आपको, देखो जब आप प्लस हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे और करंट इधर से जाएगी, तो इस, ये देखो पी साइड से इनसाइड करंट जा रही है, तो पास करा देगा, जब ये पास कराएगा, लेकिन जो करंट इधर से जा रही होगी, बच्चों ध्यान से देखो, सॉरी, तो ये जो करंट आ रही होगी यहाँ पे आके ये इधर को भी जा रही होगी, इधर को भी जा रही होगी, तो ये वाला वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो करंट यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जा रही है, देख लो, तो इसमें तो एंटर कर गई, है ना, लेकिन इसमें एंटर करने के बाद वो N से P साइड जा रही है, तो ये वर्क नहीं करेगा। तो इस केस में जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल फुल वेव रेक्टिफायर में अप्लाई कर रहे हो, तो डायोड D1 वर्क कर रहा है, डायोड D2 वर्क नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे साइकिल एज एन इनपुट, D1 डायोड, समझ गए, अलाउ टू पास I बट नॉट D2 डायोड। इतना जरूर लिखना, बस इतना लिखना, शॉर्ट में लिखेंगे चलेगा। तो फिर भी अगर ये अलाउ कर रहा है, तो तब भी करंट इसमें तो जा रही है, तब भी तो करंट जा रही है, इसमें वोल्टेज तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एंड वी विल गेट आउटपुट वोल्टेज, हमें मिल जाएगा, क्योंकि एक डायोड एटलीस्ट काम कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, एक रिवर्स में है, एक फॉरवर्ड में। ऐसे भी लिख सकते हो कि डायोड D1 अलाउ टू पास द करंट बिकॉज इन फॉरवर्ड बाइजिंग एंड D2 विल नॉट बिकॉज इन रिवर्स बाइजिंग, आपको पता है। पॉइंट 2 लिखेंगे, ड्यूरिंग नेगेटिव, और वो जो ग्राफ मैंने पिछले में बना दो, बना सकते हो पॉजिटिव के बाद ब्रैकेट में लिख के, जरूर बना लेना यार, तुम्हारी क्रिएटिविटी है। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ, दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या करोगे, जब आप नेगेटिव वाली साइकिल बच्चों अप्लाई करोगे, तो देखो ये वाला जो है ना, ये वाला जब नेगेटिव में अप्लाई करोगे, तो उस केस में करंट इधर से स्टार्ट करेगी, और चूंकि नेगेटिव वाली साइकिल आप अप्लाई कर रहे हो, और ये वाला फॉरवर्ड हो जाएगा, और इसकी करंट इसमें जाएगी, लेकिन इसमें जाएगी तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो उल्टा होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान, यानी मैंने आपको अभी बताया था, ये वाली साइकिल ये नेगेटिव है, इसके दौरान डायोड D1 is in reverse biasing, but diode D2 is in forward biasing. So again we will get output voltage across resistance, इसमें भी मिलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों, दो डायोड है ना भाई, एक नहीं काम करेगा तो दूसरा तो करेगा। इस बार करंट अगर इधर से जा रही है, तब भी रेजिस्टेंस में जा रही है, तब भी वहां पे कुछ ना कुछ आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, और ये काम नहीं कर रहा होगा।
ओ ग्रेट सर, ये पॉइंट लिख देना, मजा आ जाएगा, उसको लिख के बता देना, डायग्राम बनाना, उसके बाद आउटपुट बना देना। कैसे सर? ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। फर्स्ट सर्किट डायग्राम, सेकंड इसकी वर्किंग, और थर्ड इसका इनपुट और उसका आउटपुट। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे टी आएगा, ये साइकिल ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। तो ये था आपका इनपुट, आउटपुट यहाँ मिल जाएगा आपको, दिस इज आउटपुट, हाउ इट लुक लाइक, देख लो, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। ये वाली साइकिल पे भी आउटपुट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पे भी मिल रहा है, पॉजिटिव में ही, बिल्कुल पॉजिटिव में ही। फिर इस पे तो मिल ही रहा है, इस पे भी मिल रहा है, बिल्कुल देख लो, पूरी वेव रेक्टिफाई हो गई। यानी जो हाफ में इसका आंसर 0 आ रहा था वो भी मिल रहा है, देखो। यानी इसको बोलते हैं फुल वेव, यानी डीसी आउटपुट ये बनेगा। यानी फुल वेव रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, फुल वेव रेक्टिफायर किस तरीके से काम कर रहा है, सब कुछ आपके सामने है। पूरी ऐसी साइकिल को उसने रेक्टिफाई कर दिया, कन्वर्ट कर दिया डीसी में, कहीं भी हमें आउटपुट में 0 नहीं मिला। और बच्चों इतना अगर आप करके आओगे ना, आई गारंटी आपको बेस्ट तरीके से चीज़ें मिलने वाली हैं। एंड अच्छे से सारी चीज़ आप वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, लिख के आ सकते हैं, बेस्ट तरीके से प्रेजेंटेशन करके आना। सो दिस कन्वर्जन, बेसिकली दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड एज, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज फुल वेव रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, हम इसको बोल देते हैं। और ये एक तरीके से फुल वेव रेक्टिफिकेशन जंक्शन जो डायोड है वो इसमें हेल्प कर रहे हैं ये सब करने में। एक ही डायोड यूज कर रहे थे तो हाफ वेव रेक्टिफाई हो पा रही थी, 2 कर रहे हैं तो दोनों आपकी रेक्टिफाई हो रही है। तो इसने और क्या पूछा है इसमें, पीएन जंक्शन। सो ये लिख देंगे। एंड अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, सो दिस प्रोसेस टू कन्वर्ट द एसी इनपुट इनटू डीसी यूजिंग द पीएन जंक्शन डायोड इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। वो तो आप लिख ही लेंगे, इतना तो आप समझदार हो। तो बच्चों ये था इसका कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट क्वेश्चंस, क्या पूछा जा सकता है, कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। याद रखना, फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में जंक्शन अपने अंदर से करंट पास कराएगा और रिवर्स में नहीं कराएगा, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में करंट आ जाती है और फॉरवर्ड वाली 0 हो जाती है, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस हमारा 0 हो जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक हिंट मैं आपको दे दूं, अगर क्वेश्चन छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव आएंगे कैसे, देखो देखना भाई, अगर यहाँ पे आपसे पूछा गया, सपोज करो इस तरीके का क्वेश्चन है, ये पी साइड है, ये एन साइड, यहाँ पे लिखा है 2 वोल्ट, यहाँ पे लिखा है -4 वोल्ट, या यहाँ -2 वोल्ट लिखा है, तो बोलेगा रिवर्स किस कंडीशन में है। देखो इसकी पी साइड -2 वोल्ट पे है, एन साइड -4 वोल्ट पे, कौन सा वोल्टेज ज्यादा है? ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा, नेगेटिव में जो कम है वो ज्यादा है, तो करंट इधर से जाएगी, तो ये फॉरवर्ड बाइज्ड होगा, ऐसे पहचानना है, ठीक है। या ये एडिशनली बता रहा हूं मैं आपको, ये बनेगा आपके पास कुछ ऐसे, ये 0 वोल्ट है और सर ये -1 वोल्ट है, तो इनमें से कौन सा ज्यादा है? 0 ज्यादा है, माइनस कम है, तो ये एन साइड पे कनेक्ट है ज्यादा, तो इधर से करंट आएगी, तो जब एन से करंट जाती है तो रिवर्स बाइज है। इस तरीके के क्वेश्चन आए तो 4 डालना। यहाँ देखो, अगर मान लें एक डायोड लगा रखा है बच्चों, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी है, आप ध्यान से देखेंगे 2 वोल्ट की, और यहाँ पे 2 ओम का ये रेजिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है, मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। वो बोल रहा है कि बताओ इसमें करंट कितनी होगी। तो गाइज यहाँ से जो भी करंट जाएगी, पहले देखो डायोड वर्क कर रहा है कि नहीं। डायोड में करंट अगर पी साइड से एन साइड जा रही है तो पास करा देगा करंट को, करंट इसमें जाएगी और इसके अक्रॉस हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, या इसमें करंट निकाल सकते हैं, सॉरी। तो करंट होता है V/R, V कितना है 2 और रेजिस्टेंस भी कितना है 2, तो 1 एम्पियर आएगा, समझ गए। लेकिन अगर ऐसा होता है, ये डायोड ऐसे होता लगा हुआ, ठीक है, ऐसे। अब मल्टीपल बहुत कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन बनेंगे ऑब्वियसली, ये तो मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। अगर ये ऐसा होता है तो ये एन साइड से पी जा रही थी, वर्क ना करता और इसमें करंट ना जाती और करंट इसमें 0 होती, तो सीधा सीधा सा लॉजिक है, क्योंकि ये इन रिवर्स बाइजिंग होता, फिर हमें बोलते कि इसमें जो करंट है वो तो 0 है, सिंपल, खत्म। तो बच्चों क्वेश्चन आए बेसिक से वो भी कर लेंगे, और जितने भी थियोरेटिकल मैंने बताए वो भी कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप धुरंधर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ करेंगे, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। मेहनत करें, प्रैक्टिस करें यार, उसी से मिलेगी आपको चीज़ें। आप कहीं से भी पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले, कितना भी पढ़ ले, कितनी भी धुआंधार तरीके से कोचिंग कर ले, देखो लास्ट में कहीं से भी आप पढ़ के आ रहे हो, आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। और बेस्ट कंटेंट अगर आपको है इस सीरीज के थ्रू जो मिला है, और उसको बेस्ट तरीके से आपने ऑब्जर्व किया, उसके नोट्स बनाए हैं, और बेस्ट तरीके से आप उसको मान के रिवीजन करके लिख लिख के प्रैक्टिस करके जाओगे, आई गारंटी कि आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं और किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप हैंडल कर लेंगे। इसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपनी न्यूमेरिकल सीरीज। उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखना चाहते हो जस्ट बिफोर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, और कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और आपको पता है न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स मिलते हैं, और आप कॉन्फिडेंस आपका रहेगा कि यार न्यूमेरिकल भी आएंगे ना तो भी मैं सॉल्व कर लूँगा ऑब्वियसली। तो ये सीरीज आपकी कंप्लीटली हेल्प करेगी और आपको प्रिपेयर करेगी बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट के लिए, जेईई के लिए, क्योंकि यहीं से आपका माइंड सेट बन जाएगा।
कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप कितने भी वीक हो, आपको लगता हो मेरे कॉन्सेप्ट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन इस सीरीज को अगर फॉलो करोगे तो 100% आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। ओके बच्चों, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड डोंट वरी, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। और यार उन दोस्तों को भी शेयर कर लेना जिनको लगता है कि उनकी जेन्युइन तरीके से उनकी हेल्प होनी चाहिए, और ये कंटेंट उन तक जाना चाहिए, और उनको भी चीज़ें, उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उनको भी कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो मिलूंगा नेक्स्ट सीरीज में बच्चों न्यूमेरिकल के साथ, और कंप्लीट करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस सीरीज के साथ, और कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके, तब तक टेक केयर, हंसते रहे, मेहनत करते रहे, सीखते रहे, और जो भी डाउट आते हैं उनको क्लियर करते रहे। ऑल द बेस्ट।